Hello and welcome once again at the platform of Yatharth IAS. I am Dinesh Raj Purohit, RAS 2018 बैच राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विसेज। इससे पहले हम एक दो सेशन कर चुके हैं जिसमें राजस्थान का एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज का हमारा सेशन रूरल डेवलपमेंट पे और पंचायती राज पे रहने वाला है। इकोनॉमिक रिव्यू का जो थर्ड चैप्टर है उस पर हम डिस्कशन करेंगे और हमारा डिस्कशन हम कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक रिव्यू पे स्टिक रहे, इधर उधर ज़्यादा ना जाए। बिकॉज यहाँ पे जैसे कोई स्कीम आ गई है तो उस स्कीम को अगर एक्सपेंड करेंगे तो उसका कोई भी लिमिटलेस है। वो उस स्कीम पे हम 2 घंटा बात कर सकते हैं, पर आज हम लिमिटेड रहेंगे कि इकोनॉमिक रिव्यू में, इकोनॉमिक सर्वे में जो पॉइंट्स है बस उन्हीं को कवर करते आगे बढ़े। बाकी जब कभी और स्कीम करेंगे या फिर कोई और करंट अफेयर का अपने कुछ लेके आएंगे तो उसमें डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी बच्चों का ये रहता है कि अच्छा कोई टॉपिक आ गया तो उसके बारे में डिटेल से यहाँ डिस्कस करें। यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे तो बाकी चीज़ें छूट जाएगी, इसलिए हम स्कीम को बाद में कर लेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ये चैप्टर नंबर 3 है इकोनॉमिक रिव्यू का, जैसे कि मैंने आपको बताया। यथार्थ आईएएस प्लेटफॉर्म के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक रिव्यू सीरीज को कवर करते हुए। आरएस के प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव हम इसको पढ़ रहे हैं। फिर चाहे ये ईओ और आरओ वाला अभी नगर पालिका का जो एग्ज़ाम निकला है वो, चाहे हाई कोर्ट एलडीसी हो, या फिर चाहे कोई भी नए एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, न्यू एग्ज़ाम, न्यू भर्ती, न्यू वैकेंसी आ रही है, उन सब में इकोनॉमिक रिव्यू का आई थिंक कि एनी सीरियस स्टूडेंट हु इज़ अपेयरिंग फॉर दैट, ये उसको पता होगा कि इसका क्या रिलेवेंस है। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट में कुछ स्कीम्स है, कुछ को हम एट ए ग्लांस देखेंगे। एट ए ग्लांस देखेंगे कि यहाँ क्या क्या जो है इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले जो मनरेगा स्कीम है, अब उसमें जो मेनली क्या है, मैन डेज कितने क्रिएट हुए हैं इसका देखा जाता है, और दूसरा चीज़ जो है कि एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हुआ है। ये दोनों से उसके पूरे साल की जो है उसकी रिपोर्ट, या हम कहें प्रगति रिपोर्ट, इसकी तैयार होती है। तो अब ये याद रखनी, जैसे लगभग 63.26 लाख लाख हाउस होल्ड में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। बट ये डेटा हमें याद रखने की ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, इसके बारे में हम ब्रीफ में, जैसे ये चैप्टर आगे चलेगा तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी लगभग इस वित्तीय वर्ष में, जिस वित्तीय वर्ष का इकोनॉमिक रिव्यू है, 94,302 जो है पक्का हाउसेस जो है वो निर्माण किए गए हैं। इसके साथ ही एमएलए लेड, जिसको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इस स्कीम के अंदर भी लगभग 5100 या फिर एग्जैक्टली आई वुड से कि 5144 वर्क्स है उनको कंप्लीट कर लिया गया। ये टिपिकल डेटा, इसको आई वुड नॉट रिकमेंड कि यू शुड रिमेंबर दिस, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि हाँ कितने के पास, लगभग 5000 के पास हाँ घर बना लिया यार, ताकि कोई ऑप्शन में आ जाए तो विल बी एबल टू इजीली गैस दी ऑप्शन। और जो 15th फाइनेंशियल कमीशन है उसकी कितनी ग्रांट है और उसमें हमने क्या प्रगति की है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है सेकंड पार्ट, उसका अभी यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमारे जो ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस जो हैं वो 631 उनकी संख्या होगी। ये डेटा आप जरूर याद रख सकते हैं कि एज पर द इकोनॉमिक रिव्यू ODF प्लस स्टेटस वाले हमारे कितने गांव हैं, 631। इसके बाद टॉयलेट्स कितने कंस्ट्रक्ट हुए हैं, और कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स और टॉयलेट्स, ये दोनों इस स्कीम में ये कंस्ट्रक्शन का किया जाता है। पर कितने हुए एग्जैक्टली नंबर्स की हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर प्रशासन गांव के संग का जो अभियान है, इसमें मेनली देखिए इसमें क्या होते हैं, पट्टे इशूड होते हैं। पट्टे लगभग 10 लाख के पास पट्टे इशू हो चुके हैं इस अभियान के तहत। उसके बाद जो नेम ट्रांसफ़र है, इस तरीके के जो इश्यूज है इसमें डील किए जाते हैं। इसके साथ ही बल्क में बर्थ और जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी एकदम बल्क में यहाँ पे कैंप लगाए जाते हैं, और बल्क में गांव, ग्राम पंचायतों में, शहरों में ये अभियान चला के और कैंप लगा के बल्क में इसको
निस्तारण किया जाता है। फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका तो एक सिंपल सा जो फैक्ट इकोनॉमिक रिव्यू में हमें बताया गया है कि बीटी रोड कनेक्टिविटी जो है विलेजेस की 87.86% राजस्थान की पहुंच चुकी है। बीटी का फुल फॉर्म होता है ब्लैक टॉप, क्योंकि रोड भी देखिए 2-3 तरीके की होती है, इतना टेक्निकल हमें नहीं जाना है, बट ब्लैक टॉप रोड जो काली वाली सड़क हम देखते हैं ब्लैक टॉप रोड। इसके बाद देखिए एमआर मेटल रोड रहती है, जीआर ग्रेवल रोड एमआर जीआर, ये अलग अलग तरीके की रोड्स होती है, मेटल रोड, ग्रेवल रोड, बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड द थिकनेस एंड द मटेरियल यूज ऑन दैट रोड दे आर क्लासिफाइड एज बीटी, एमआर, जीआर एक्सेट्रा। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे हम राजीविका के साथ। राजीविका की जो फुल फॉर्म है वो हमें जरूर याद रहनी चाहिए, क्यों? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट है प्रशासन का, जिसके थ्रू जो एसएचजीज है उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है। राजीविका की फुल फॉर्म राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, बिल्कुल हमें याद रहना चाहिए। ये अक्टूबर 2010 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, अक्टूबर 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था। अक्टूबर 2010 में हमें याद रखना है कि ये एस्टेब्लिश हुआ था, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज ए सोसाइटी ये एस्टेब्लिश या रजिस्टर किया गया है। एज ए सोसाइटी किस में किया गया है ये भी आप ध्यान रखिए, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958, इस एक्ट के अंदर एज ए सोसाइटी इसको रजिस्टर किया गया और ये काम कर रही है, और अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये जो बेसिक फैक्ट अगर आप नोट्स बनाने जा रहे हैं तो राजीविका में ये देखिए आप यूं बना सकते हैं, राजीविका लिख लीजिए यहाँ पे, एस्टेब्लिशमेंट हो गया अक्टूबर 2010, ठीक है। सोसाइटी का एक्ट लिख लिया 1958 वाला, और राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसको चला रही है। एम क्या है इसका? अब ये जैसा कि मैंने बताया सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स है उनको मेनली टारगेट कर रही है। भाई क्या क्या करती है टारगेट करके? सबसे पहले तो फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सब्सिडाइज लोन या फिर बैंक के थ्रू लोन दिलवाना इनको, ठीक है। इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है किसको? रूरल पुअर ग्रुप्स को या फिर पॉपुलेशन को हम कह सकते हैं। और क्या करती है, जो देखिए इसमें जो टेक्निकल टर्म्स है वो हमें याद रहना चाहिए, सस्टेनेबल लिवलीहुड इन्हेंसमेंट करती है ये। अब देखिए जैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उससे लिवलीहुड में भी अच्छी संभावनाएं बनेगी, जो हमारी आधारभूत सुविधाएं हैं उनको अचीव करने की कैपेसिटीज बढ़ेगी। तो सस्टेनेबल लिवलीहुड इन्हेंसमेंट इज ए टेक्निकल टर्म। और उसके बाद फाइनेंशियल असेसमेंट प्रोवाइड करती है, उसके बाद सेलेक्टिव पब्लिक सर्विसेज को बिल्ड करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और स्किल प्रोवाइड करने के लिए, ये सारे काम क्या है राजीविका के थ्रू करवाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इन राजीविकाओं में जो रूरल पुअर ग्रुप्स है जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज ए पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, इसका हम आधार क्या ले रहे हैं? इसका हम आधार ले लिया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011। ये कास्ट सेंसस के बेस पे हम बेनिफिशियरीज को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसी में मैं आपको बता देता हूं कि राजीविका के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन सी स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। पहली तो है NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये राजीविका के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है स्टेट में। इसमें लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो है, मेनली लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो है उस पर फोकस किया जा रहा है, और फाइनेंशियल मदद भी की जा रही है थ्रू बाय मींस ऑफ सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स। और दूसरा जो है वो राजस्थान नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ये भी जो है ये पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है, पर ये वाला जो है ये 9 जिलों में चलाया जा रहा है, 9 डिस्ट्रिक्ट्स के 36 ब्लॉक्स में, 9 डिस्ट्रिक्ट्स के 36 ब्लॉक्स में RETP चलाया जा रहा है राजीविका के द्वारा।
तो ये जो तो बेसिक है NRLM और NRETP, ये राजीविका के माध्यम से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। नाउ राजीविका की जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्कीम रहती है या इनका जो वे ऑफ मेथड रहता है वो क्या रहता है, ये फाइनेंशियल, मैंने बोला फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, सेविंग और क्रेडिट मॉडल्स को इंप्लीमेंट करते हैं रूरल लेवल पे, विलेजेस में। इसके बाद डाइवर्सिफिकेशन करते हैं किसका, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज का, कि भाई किस तरीके से लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है। किसी को सिलाई अच्छी आ रही है तो उसका अलग ग्रुप बना देंगे, अगर किसी को काव डंग का प्रोडक्ट बनाना आता है तो उसका अलग ग्रुप बना देंगे, उसके लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को डाइवर्सिफाई करेंगे। सोशल एंड लिवलीहुड सिक्योरिटी पे काम किया जाता है, इनके पैरामीटर बना के, इनके इंडेक्स बना के इनका मॉनिटर किया जाता है। और लास्ट में मैंने आपको जो बताया था स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी काम किया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका मेंस रिलेटेड या फिर कुछ सब्जेक्टिव पार्ट के हिसाब से तैयार हो गया। इसके बाद कुछ और स्कीम्स है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो मनरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। बहुत अच्छी स्कीम है और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम ऑफ not only of Rajasthan but of India, and it has been recognized by many international platforms, countries कि इंडिया का ये लिवलीहुड ना कह के एम्प्लॉयमेंट मॉडल जो है काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके जो बेसिक फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। 100 दिन की गारंटी दी जाती है रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। जो लोकल रेजिडेंट है ग्राम पंचायत के, अब ये देखिए ग्राम पंचायत के, वो सब इसमें एलिजिबल है। और ए मिनिमम ऑफ 1/3 इसकी जो बेनिफिशरीज है वो वीमेन रहनी चाहिए, ये इसके मुख्य प्रावधानों में है। एप्लीकेशन लगाने के 15 दिन बाद आपको लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी और आपको जॉब कार्ड भी बनवा के दिया जाएगा। अगर आपको 15 दिन तक लिवलीहुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या जॉब कार्ड नहीं दिया जाता है तो आपको इसका पैसे का भुगतान किया जाएगा सरकार द्वारा, कि आपको 15 दिन तक आपको वेट करने के बाद भी अगर एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिल रहा है। देखिए ये भी इसकी काफ़ी अच्छी एक दो रिलेवेंट पॉइंट है कि 5 किलोमीटर के रेजिडेंस में और 15 दिन जो मैंने आपको बताया, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 5 किलोमीटर के अंदर काम मिले फैमिली को और 15 दिन के अंदर काम मिले। इसके बाद गारंटी है 15 दिन में आपको काम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 5 किलोमीटर मैंने आपको बता दिया, और अगर 5 किलोमीटर से बियॉन्ड आपको काम दिया जा रहा है तो 10% आपको एक्स्ट्रा वेजेस सरकार द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। वेजेस किस प्रकार से प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपने स्किल्ड काम किया है, सेमी स्किल्ड काम किया है, अनस्किल्ड काम किया है, बेस्ड ऑन योर टास्क परफॉर्म्ड। इसके बाद ग्राम सभा इसकी जो है प्राइमरी अथॉरिटी है, इसलिए ये आइडेंटिफाई करती है वर्क टू प्रिपेयर द एनुअल एक्शन प्लान। अब देखिए ग्राम सभा पहले इकट्ठी होती है, उसके बाद ये प्रपोजल बनाती है। ये प्रपोजल बनाएगी कि मनरेगा में हमारे गांव में क्या काम होना है, कि भाई सड़क बनाएंगे, हम सड़क बनाएंगे, यहाँ पे पौंड बनाएंगे, तालाब बनाएंगे, या फिर हम ठीक है ग्राम पंचायत का भवन बनवाएंगे। जो भी काम करेंगे ग्राम सभा पहले डिसाइड करेगी, उसके बाद ये काम अलॉट होएगा और यहाँ के लोगों को इसके द्वारा करवाया जाएगा। सोशल ऑडिट भी ग्राम सभा के द्वारा की जाएगी। सोशल ऑडिट क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम अगर इस केस की बात करूं तो मनरेगा की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कितना इफेक्टिव है, उसका रजिस्टर चेक करना, उसकी रोल चेक करना, उसकी जो पेमेंट है वो सबको टाइमली मिल चुकी है कि नहीं मिल चुकी है, उसका जो वर्क है और मैन डेज है वो कितने क्रिएट हुए हैं उसको चेक करना, और फाइनली जो काम अलॉट हुए थे, जो वर्क अलॉट हुए थे, उसका कितना परसेंटेज जो है अचीव हो चुका है ऑन ग्राउंड लेवल। सो दीज आर द पैरामीटर्स दैट आर टू बी चेक्ड बाय ग्राम सभा अंडर द सोशल ऑडिट प्रोसेस। अब ये सोशल ऑडिट जो हमारा ऑडिट वाला पार्ट, ऑडिट एंड अकाउंटिंग का पार्ट है मेंस में, पेपर 1 में, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस कंसेप्ट को यहाँ से समझ के चलिए। और पेमेंट कैसे की जा रही है, या तो बैंक के थ्रू की जाएगी या पोस्ट ऑफिस के थ्रू की जाएगी। 2 ही फेज है जिसके थ्रू पेमेंट की जा रही है। ग्राम सभा मॉनिटरिंग भी करती है और फुली इसमें एम्पावर्ड भी है।
इसके साथ ही ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम जो है, ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम, ये भी ग्राम सभा की जिम्मेदारी है कि इसको इम्प्लीमेंट करके रखे। किसी को कोई भी परेशानी है तो वो इसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ये जो डेट्स है ये आप थोड़ा याद रखने की कोशिश की, एटलीस्ट जो न्यू स्कीम्स है, ये तो थोड़ी पुरानी स्कीम है, जो न्यू स्कीम्स है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की है उसकी तो एग्जैक्ट डेट आप याद करके जरूर रखिए, क्योंकि वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए सबसे पहले तो ये भी जो स्कीम है इसके बेनिफिशियल सोशल इकोनॉमिक सेंसस बेस्ड ऑन सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011, इसके बेस्ड पे इसके बेनिफिशियरीज सेलेक्ट किए जाते हैं और घर बनाने के लिए 1,20,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है पक्का घर बनाने के लिए। ठीक है, अब इस स्कीम के अंतर्गत एक एडिशनल, देखिए ये एडिशनल, ये स्कीम में बाद में जोड़ा गया जब स्वच्छ भारत मिशन भी इंक्लूड हो गया, इसमें एडिशनल 12,000 रुपये आपको और दिया जाएगा ताकि आप उस घर में टॉयलेट का निर्माण भी कर सके। ये दोनों इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। द बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम आर ऑल्सो डेली वेजेस जो प्रोवाइड किए जाते हैं, वहां से भी बेनिफिशियरीज इसके लिए जाते हैं। इसके साथ ही इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसका रेशियो है इंप्लीमेंट करने का वो 60-40 है, नॉट ए बिग डील, मेनली 60-40 इसका रहता है। कुछ और स्कीम्स के बारे में मैं संक्षिप्त में आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली MLA लेड है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि लोकल नीड जो है, लोकल नीड बेस्ड पे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फैसिलिटीज जो है वो डेवलप की जाए, जो पब्लिक यूटिलिटी के काम है या पब्लिक यूटिलिटी के नेचर की हो। लोकल नीड के बेस पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज तैयार की जाए। मान लीजिए कोई एक जिला है, वहां पे उस जिले में पब्लिक पार्क ही नहीं है, तो पब्लिक पार्क बनाने के लिए MLA लेड से वहां से पैसा लिया जा सकता है, क्योंकि लोकल नीड बेस पे डिसाइड होते हैं। और ये जो है ये स्कीम आप ध्यान रखिए रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज दोनों में इंप्लीमेंट की जा रही है, दोनों एरियाज में इसमें से पैसा दिया जा रहा है। 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा 5 करोड़ रुपए हर MLA द्वारा ये एम्पावर्ड किया गया कि इस स्कीम में आप 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट 5 रुपए तक का जो है पैसा लगा सकते हो बेस्ड ऑन दी लोकल नीड ऑफ दैट एरिया। अब इसमें जो एक बात और समझने की है वो ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल अलॉटेड अमाउंट या टोटल अमाउंटेड जो 5 करोड़ का पैसा अलॉट किया है उसका जो एटलीस्ट 20% पैसा है वो ST/SC हैबिटेशंस के लिए लगे। ये रिकमेंड किया गया कि 20% पैसा ST/SC के डेवलपमेंट के लिए, उनके घर बनवाने के लिए या फिर पब्लिक यूटिलिटी की ऐसी कोई चीज़ बनवाने के लिए उसमें लगे। ये कुछ बेसिक इसकी देखिए, लोकल नीड्स रूरल अर्बन 5 करोड़ और एटलीस्ट 20%, ये आपका शॉर्ट नोट्स टाइप का जो है वो तैयार हो गया। इसको हम हटा देते हैं एक बारी, आप इसको एक बारी नोट कर सकते हैं। नाउ इसमें किस तरीके के काम होते हैं देखिए, ये मैं आपको बोल के बता देता हूँ, नोट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर है या सड़कों का काम है, ड्रेनेज का काम है, सीवरेज का काम है, या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन पार्क बनाना है या फिर कुछ ऐसा मेले वाली जगह बनानी है, इस तरीके के काम स्कीम में लिए जा रहे हैं। बाकी मेन प्रोविजंस जो स्कीम के थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसी आधार पे जो MPs हैं उनके द्वारा MP लेड चलाई जा रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसमें भी हमारे यहाँ पे जैसे 10 राज्यसभा मेंबर्स है और 25 लोकसभा MPs है। ईच MP 5 करोड़ रुपीस जो है इस स्कीम के अंतर्गत दे सकता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया। ठीक है, अब जो लोग एक चीज जो ध्यान रखने की इसमें, लोकसभा MP है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही देंगे, लेकिन जो राज्यसभा MP है वो एंटायर स्टेट की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में
एंटायर स्टेट में कहीं पे भी जो है ये पैसा लगा सकते हैं या रिकमेंड कर सकते हैं इन एनी डिस्ट्रिक्ट। एक जो इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटी ऑफ रेयर सिवेरिटी, अगर कोई ऐसा नेचुरल कैलेमिटी वाला कहीं पे सिचुएशन हो गया है तो एमपीज उस एरिया में डोनेट कर सकता है, चाहे वो राज्यसभा को चाहे लोकसभा हो, उस एरिया में डोनेट कर सकता है। बट ये जो अमाउंट है 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए अगर राज्य लोकसभा के एमपी है और मान लीजिए एग्जाम्पल जैसलमेर के लोकसभा के एमपी है और जयपुर में कुछ ऐसा नेचुरल कैलेमिटी हो गया, तो जैसलमेर के जो एमपी है 5 करोड़ में से मैक्सिमम 1 करोड़ जो रुपए है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? मेन ऑब्जेक्टिव भी सेम उसी तरीके का रहेगा कि पब्लिक यूटिलिटी इसमें कंसिडर की जाएगी, सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप की जाए, पब्लिक एसेट या पब्लिक यूटिलिटी के लिए रिसोर्सेज डेवलप किए जाए, ड्यूरेबल एसेट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसमें मेनली जो लोकल जो नीड है उसी को कंसिडर करते हैं और उसी में इसका पैसा लगाया जाता है। एक चीज जो सबसे मेन इसमें हो रहा है कि इसमें जैसे ही इसमें पैसा सैंक्शन हो गया है 75 दिन के अंदर इसको यूटिलाइज करना रहेगा। 75 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द प्रपोजल फ्रॉम द कंसर्न एमपी, उसमें आपको ये यूज करना रहेगा। अब इसमें कितने करोड़ पैसे और कितने काम इसमें दिए गए ये सब हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे लिए स्कीम के जो मेजर प्रोविजंस है वही इंपॉर्टेंट है। नाउ अगला जो हमारे पास प्रोग्राम है वो है मेवात एरिया डेवलपमेंट का प्रोग्राम, या इसको माडा करके भी शॉर्ट फॉर्म में याद रख लिया जाता है। ठीक है, अब ये 1986-87 में जो है चलाया गया था। मेन जो प्रोविजंस है इसके वो आपको ये याद रखना है कि ये अलवर ए और बी याद रख सकते हैं। अलवर और भरतपुर के 14 ब्लॉक्स में चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो मेवात कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहीं पे रहते हैं पूरे राजस्थान में। जो अलवर का, गुड़गांव का टचिंग एरिया है, भरतपुर का एनसीआर वाला पार्ट भी है, वो वहाँ पे मेवात कम्युनिटी के जो लोग हैं वो रहते हैं। काफ़ी बैकवर्ड कम्युनिटी मानी जाती है, इसलिए इसके डेवलपमेंट करने के लिए इनको हर तरीके की फैसिलिटीज़ और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए स्कीम चलाई गई। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसको स्पॉन्सर कर रही है और 1986-87 से मैंने आपको बताया चल रही है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव स्कीम का अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव स्कीम की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे जनरेट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनक्रेज करना या इन्हेंस करना और क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करना इन दी स्टैंडर्ड्स ऑफ, या मैं सिंपली कहूँगा तो लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इन्हेंस करना। इस तरीके की जो चीज़ें हैं अब इसमें ओवरऑल सारी चीज़ें आ जाती है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, आपका पंचायती राज हो, वाटर हो, जितनी भी आप चीज़ें सोच सकते हो लिवलीहुड को बेटर बनाने के लिए वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो इस तरीके का प्रोग्राम जो है माडा प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट इज बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज BADP। अब ये जो है 7th 5 ईयर जो प्लान है, 7th 5 ईयर प्लान। अब इसका ये मत कहना यार कि इसका ईयर कौन सा ये वो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अगर आपको जानना तो गूगल करके जल्दी से देख लो इसका ईयर कौन सा है, बट इतना रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट ये है कि ये कहाँ चल रहा है। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारे जो जिले हैं जो बॉर्डर को टच करते हैं वो कौन कौन से हैं, उन्हीं में ये चल रहा है बस। ये वो 4 जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर है, जैसलमेर।
ये 4 जिले हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमारे, और इन्हीं 4 जिलों में ये चल रहा है। हाँ, इन 4 जिलों के 16 ब्लॉक्स में चल रहा है। ये जो है देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ऐसा थोड़ा बहुत याद रखने में मदद कर सकता है। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें जैसे रोड, बॉर्डर रोड जो है, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, उसको काफ़ी ज़बरदस्त उस पर काम किया जा रहा है, ताकि यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो सके। यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स है, टैंक है, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो बहुत ही टाइमली और इफेक्टिवली यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। और जो बॉर्डर एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वहाँ पे रहने वाले लोगों से रिलेटेड लिवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर हमारा डिफेंस से रिलेटेड कनेक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्ट हो, इंफ्रा हो, ये चीज़ हो, इस सारी चीज़ पे इस प्रोग्राम के अंदर फोकस किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। ये फरवरी 2020 में चलाई गई थी। फरवरी 2020 में इसको शुरू किया गया था। आई एम सॉरी, इसका रीनेम किया गया था, शुरू नहीं की गई थी, थोड़ा सा करेक्शन है। पहले इसका नाम क्या था, गुरु गोलवालकर जन भागीदारी विकास योजना था, जिसको रीनेम करके फरवरी 2020 में इसका नाम ये कर दिया गया। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं वापस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम, हम इस स्कीम की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक पार्टिसिपेशन इंश्योर करना। किन चीजों में, इन दी फील्ड हो या फिर एरिया ऑफ डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट। कम्युनिटी एसेट का मेंटेनेंस, जैसे गोचर भूमि हो गई, कोई तालाब हो गया, मंदिर हो गया, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और कंस्ट्रक्शन। मान लीजिए किसी गांव में पंचायत भवन का कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोई बात आ रही है, किसी स्कीम में वॉलेंटियर लगाने हैं, कैलेमिटी की सिचुएशन है तो वहां कम्युनिटी वर्क करना है, इस तरीके के जो वर्क है वो इस स्कीम में चलाए जा रहे हैं। मेन स्कीम इसका पब्लिक पार्टिसिपेशन पे है। इस तरीके की बड़ी यूनिक स्कीम है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन पे काम किया जा रहा है। तो आई वुड से कि बड़ी अच्छी सी और बड़ी यूनिक स्कीम है ये। ठीक है, इसमें 90% फंड जो है, 90% जो फंड है ये शमशान और कब्रिस्तान भूमि की जो वॉल है, यहाँ की 4 दीवारी जो है, उसको कंस्ट्रक्ट करने में यूज किया जा रहा है। उसमें भी जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन लिया जा रहा है। हालांकि ये जो 90% है, 90% है, ये ट्राइबल एरियाज में, टीएसपी एरियाज में 80% है। आई एम सॉरी, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। 90% तो ठीक है, 90% जो है कब्रिस्तान की जो या शमशान भूमि की बाउंड्री वाला है उसमें यूज किया जा रहा है। और 70% ऑफ द कंस्ट्रक्शन फॉर अदर 70% ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो है वो अदर कम्युनिटी एसेट्स, जो मैंने बताया जैसे पौंड है, गोचर भूमि है, उस तरीके की जो चीज़ें है उसमें यूज किया जा रहा है। और ये जो 70% है कम्युनिटी एसेट में यूज किया जा रहा है, ये टीएसपी एरियाज में 80% है। ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जन भागीदारी स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत हमने देख लिया। अब जो डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये भी काफी अच्छा डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है ये डांग एरिया में चलाया जा रहा है। अब डांग एरिया कौन है, आप ये ध्यान रखिए, जो जिसको मैं कहूँ कि बीहड़ वाला इलाका। बीहड़ आप समझते हैं, जो रेवाइंस होते हैं, रेवेन्यूस जो लैंड होती है, जिसमें ऐसे ऊबड़ खाबड़ ये जो डाकू वाला, पहले कहते थे कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा डाकू रहते थे। जैसे जो देखिए, ये जैसे हमारा मैप है, यहाँ धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये वाला जो इलाका है ये रेवेन्यूस इलाका है, बीहड़ वाला इलाका है। तो इस इलाके में डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। 2005-06 में इसको अच्छे तरीके से रीलॉन्च किया गया था इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए। 8 जिले हैं जिसकी, देखिए 8
8 डिस्ट्रिक्ट है जिनकी 26 पंचायत समिति में ये जो प्रोग्राम है चलाया जा रहा है। 8 जिले कौन कौन से हैं? ये सारे डांग वाले, या मैं बोलूँ तो बीहड़ वाले इलाका है। कौन सा है? सवाई माधोपुर पहला, दूसरा करौली, तीसरा धौलपुर जो मैंने आपको बताया, फिर बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा एंड बूंदी। ये 8, ये वाला पूरा ही हो गया इलाका। ये 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाए। कौन कौन से है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा, बूंदी। ये इधर वाला जो है ये पूरा ही है। ये बीहड़ वाला इलाका है क्योंकि चंबल जो नदी है वो काफ़ी ज़्यादा, हम पढ़ते हैं कि गली इरोजन करने वाली नदी चंबल नदी है, तो उस गली इरोजन करने के कारण वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो रेवेन्यूस हो गई है या फिर बीहड़ वाली हो गई है। तो इस एरिया को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ यहाँ पे स्पीड अप करने के लिए, पेस ऑफ डेवलपमेंट अच्छा करने के लिए स्कीम चलाई जा रही है। इसको हम इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब भाई ये मगरा कौन सा हो गया? मेवात एरिया हमने समझ लिया। देख लीजिए यहाँ पे मैं एक ही मैप के डायग्राम में इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये एरिया भाई हमने समझ लिया है डांग एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया हमने समझ लिया है मेवात एरिया है, ये डांग है। अब मगरा कौन सा हो गया? मगरा सेंट्रल साउदर्न पार्ट वाला एरिया है। ये वाला पार्ट वाला एरिया है। इसको मगरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सराउंडेड बाय हिली एरियाज है, या हिल्स के द्वारा, जो अरावली की रेंज है उनके द्वारा सेक्रेटेड हिल्स है। बहुत बिखरे बिखरे हिल्स है, बीच में हैबिटेंट्स है, फिर हिल्स है, तो बहुत ही सेक्रेटेड पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। और दूसरी इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो टीएसपी या फिर ट्राइबल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। ये वाला जो कुछ एरिया ऐसा है जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, फिर भी वहां पे ट्राइबल रहते हैं। पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ही स्कैटर्ड, बहुत ही कम पॉपुलेशन में या बहुत दूर दूर रह रहे हैं, लेकिन ट्राइबल तो रह रहे हैं, तो इसलिए इसको मगरा एरिया कहा जाता है। और ये जो मगरा एरिया है वो अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये वाला जो इलाका है इसको मगरा एरिया कहा जाता है। ये वाला इलाका आई वुड से ये मगरा, जिसमें अजमेर आ गया, पाली आ गया, थोड़ा चित्तौड़गढ़ आ गया, इसके बाद ये यहाँ पे राजसमंद आ गया, थोड़ा सा भीलवाड़ा आ गया। तो 5 जिले मेनली अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। थोड़ा सा अगर याद रखने के, अगर मैं निमोनिक्स बनाना चाहूँ इसको, तो अजमेर, भीलवाड़ा, AB, PCR, ये 5 जिले हो गए। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये है मगरा एरिया। मेवात वाला तो भाई AB अपना अलवर, भरतपुर, ये हो गया। और ये जो 12 जिले वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो मेनली हाड़ौती और उसके आसपास वाले जिले हैं। अब मगरा एरिया का मेन ध्येय क्या है कि भाई ये जो एरिया है, यहाँ पे जो ट्राइबल और रूरल पॉपुलेशन रह रही है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसकी लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जाए। 2005-06 में इसको चलाया गया। और ये जो 5 जिले हैं इनकी 14 ब्लॉक्स में ये चलाया जा रहा है। ये जो ब्लॉक्स है पंचायत, जैसे इसमें मैंने आपको पंचायत समिति के बारे में बताया था कि यहाँ पे जो ये 12 नहीं थे, 8 जिले थे। ये 8 जिलों की 26 पंचायत समिति में ये चलाया जा रहा है। तो ये 26 पंचायत समिति जैसे यहाँ 14 ब्लॉक्स है, ये याद रहे ना रहे दैट इज नॉट ए बिग डील, बट कितने जिलों में चलाया जा रहा है ये तो याद रहना चाहिए भाई, सीधा सीधा है। इसमें तो आपसे पूछ लेंगे वो लोग। तो ये मगरा एरिया डेवलपमेंट, अब ये वाले जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जैसे अपना आपका वो आएगा मेंस वाला एग्जाम आएगा, तो उसमें से ट्राइबल वो पूछ लेंगे, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के एफर्ट बताओ राजस्थान में, 10 नंबर का लो भाई पूछ दिया। अब जैसे आप ये सारी इस पेज में जैसे स्कीम लिखी हुई है और जैसे जैसे मैंने आपको बताया उसके मेन पॉइंट लिखोगे तभी आपको वहां पे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, काफी अच्छी योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है। इसके अंदर क्या किया गया है, ये 2019-20 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की थी। उस घोषणा के अनुपालन में ये मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना शुरू की गई। इसमें सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। किस पे किया जाएगा? इनोवेशंस पे। अगर कुछ ऐसा नया इनोवेटिव आइडिया किसी जिले में दिया गया है
कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंप्रूव करने के लिए, मान लीजिए किसी ज़िले में, जैसे मान लीजिए जैसलमेर में ये इनोवेटिव आइडिया प्रोवाइड किया गया कि यहाँ पे जो नेचुरल वेंटिलेशन है इस तरीके से एक बिल्डिंग डिज़ाइन की जाए कि नेचुरल वेंटिलेशन की हवा को यूज़ करके गर्म हवा को ठंडी हवा में बदल दें। और इस तरीके की बिल्डिंग उन्होंने डेवलप कर ली और उसको स्कूल बना दिया या कोई कम्युनिटी हॉल बना दिया, और इस तरीके का उन्होंने एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की। तो इसमें से जो है पैसा उस प्रोग्राम के लिए दिया जाएगा। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कलेक्टर है उस डिस्ट्रिक्ट के, वो एम्पावर्ड होते हैं इसमें ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए। 6 अप्रैल 2021 को इसकी गाइडलाइंस इशू की गई थी, कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, और ये डेट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हमने डिटेल में ये जो है सारी स्कीम्स है, एक एक करके मैंने आपको डिटेल में इनके बारे में बता दिया है। तो आप इसके नोट्स बनाते चलें या शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, बिकॉज ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ उनसे बाहर कुछ नहीं रहने वाला है, बिकॉज आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट फिगर, स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक रिव्यू, उससे बाहर नहीं जाएगा कुछ। नाउ बायोफ्यूल अथॉरिटी के बारे में हम बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 2007 में सेपरेट बायोफ्यूल अथॉरिटी को जो है बनाया गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्टेट में 12 जिले ऐसे हैं जिनको बायोफ्यूल के पर्सपेक्टिव से बहुत ही सुटेबल या फिर फेवरेबल माना गया है। कि भाई यहाँ पे बायोफ्यूल जो है वो, ये कौन कौन से है? ये बीच वाले जिसमें थोड़ा जंगली एरिया है, अच्छा बायोमास हमारे पास अवेलेबल है, जैसे 12, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़। ये वाले जो 12 डिस्ट्रिक्ट में आपको नाम बताए वो इसमें इंक्लूडेड है। करांच हैज फाउंड सुटेबल फॉर 8 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। वेट फॉर ए मिनट। करांच जो है वो सुटेबल फॉर 8 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ। करांच क्या है? एक पौधा है जो बायोफ्यूल में कन्वर्ट होने में बहुत ही फेवरेबल है या बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही एफिशिएंसी रखता है। इसके अलावा रतनजोत जो पौधा है, रतनजोत का जो पौधा है वो भी काफ़ी अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ रखता है। हम बात करें कि जो खरांज है या करांज बोल सकते हैं या रतनजोत है, ये दोनों प्लांट जो है वो बायोफ्यूल के हिसाब से, बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के हिसाब से बहुत ही इफेक्टिव प्लांट्स हैं। 12 जिले हमारे ऐसे हैं जो बहुत ही फेवरेबल है बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए। 8 जिले हमारे जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो करांच के डेवलपमेंट के लिए, प्लांटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। और ये 8 जो जिले हैं उनके भी मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर एंड टोंक। अगर आप इसको मैप पे देखेंगे ना, आप कोई भी अगर 8-9 जिले ऐसे आए उसको आप मैप पर देखोगे ना, तो 2 मिनट में आपको है ना समझ आ जाएगी कहानी क्या चल रही है। अब देखो, अलवर, भरतपुर ये वाला इलाका हो गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये तीनों हो गए। यहाँ पे दौसा, जयपुर भी है इसमें, दौसा, जयपुर, करौली इधर हो गया, सवाई माधोपुर, टोंक, बस ये इतना सा इलाका हो गया। अब यहाँ से आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो जब भी ऐसे 12 डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे है ना, जल्दी से मैप बना लिया करो और ऐसे करके उसको मार्क कर लिया करो, क्योंकि मेंस जब आप दोगे ना तो ये आपकी एक जो हैबिट है वो बहुत यूटिलाइज होने वाली है वहाँ पे। अगर मैप नहीं बनाया तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब इसमें मेजर एक्टिविटीज़ हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो जो हमें नॉन एडिबल ऑयल सीड्स है उसका प्लांटेशन कर रहे हैं ताकि वो बायोफ्यूल में उसको कन्वर्ट कर पाए हम। फिर प्रोडक्शन, स्टोरेज और सेल, इनका रेगुलेशन किया जा रहा है। बायोलॉजिकल अथॉरिटी बना दी गई है, उसके माध्यम से इनका रेगुलेशन किया जा रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम बायोगैस प्लांट बना रहे हैं रूरल एरियाज में, हर हाउस होल्ड में,
ताकि वहीं पे प्रोड्यूस होके वहीं पे इनको ये जो बायोमास है ये बायोफ्यूल में या बायोगैस में कन्वर्ट हो जाए। कैपेसिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वेस्टलैंड और पास्चर डेवलपमेंट कम्युनिटी मेंबर्स बना रहे हैं। हम कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर रहे हैं या कैपेसिटी डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाई इस तरीके से पहले तो बायो प्लांटेशन करो, बायो प्लांटेशन बायोमास इकट्ठा करो, बायोमास से फिर बायोगैस बना के उसको हम हाउस होल्ड में कैसे यूज कर सकते हैं, सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगा, ग्रीन एनर्जी भी हमें मिल जाएगी और एक रिलायबल और सस्टेनेबल रूरल इकोनॉमी जो है अपने आप में फ्लरिश होगी। वहीं पे सारा जनरेट भी होएगा, वहीं पे कंज्यूम भी होएगा। तो बहुत ही जो मैं कहूंगा कि ग्रीन या G+ जो है वेस्ट उस तरीके का इनिशिएटिव है। हमारे जो राजस्थान बायोडीजल रूल्स है वो 2019 में इशू हो चुके हैं या फिर आ चुके हैं, फ्रेम हो चुके हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ बायोडीजल प्रोडक्ट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलिंग जो है उसका जो है इसके डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलिंग और रजिस्ट्रेशन किसका, बायोडीजल का, ये इसके थ्रू किया जा रहा है। अब ये हमारे थोड़े अचीवमेंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रहा अचीवमेंट्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान बायोडीजल रूल्स मैंने आपको बताया 2019 में ये हमारे पास आ चुके हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद फर्स्ट स्टेट राजस्थान ऐसा है जिसने बायोफ्यूल रूल्स जो है वो रिलीज किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले जब ये 2019 में फर्स्ट स्टेट जब बना था तो काफ़ी एग्जाम से पूछा था, अब ये मेंस में पूछा जा सकता है या प्री में, जैसे बहुत सारे यूं आ जाएंगे, सोलर पॉलिसी, विंड पॉलिसी, ठीक है, टूरिज्म पॉलिसी, बायोडीजल रूल्स, और इधर ईयर आ जाएंगे 2019, 2017 और मैच करा लेंगे। तो इस तरीके की मैचिंग में प्री में ये ऐसे सवाल में ये डेटा यूजफुल है। टोटल 11 बायोडीजल मैन्युफैक्चरर्स हैं और 88 बायोडीजल रिटेल आउटलेट्स हैं और रजिस्टर किए जा चुके हैं। किस रूल्स के अंतर्गत, इन रूल्स के अंतर्गत, मैंने अभी आपको बताया इन रूल्स के अंतर्गत इनको रजिस्टर किया जा रहा है। लगभग 1000 या 950 हाउस होल्ड बायोगैस जो प्लांट्स है वो यहाँ पे बनाए जा सके हैं इनके अंदर। अच्छा, एक चीज जो और है इसमें, बायोडीजल को प्रमोट करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। बायोडीजल को यूज करने के लिए, या ब्लेंडेड मैं कहूँगा ब्लेंडेड बायोडीजल, पेट्रोल या डीजल के साथ बायोडीजल को मिला के इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट व्हीकल्स में इसको डालने के लिए राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन जो है, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन जो है, और स्टेट मोटर गैरेज और जयपुर सिटी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिमिटेड, ये तीनों एंटिटीज द्वारा ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब एक मैं कहूँ तो छोटे एरिया में प्रोजेक्ट चलाया जाता है, ताकि एक एक्सपेरिमेंट बेस पे अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसे मास लेवल पे या स्टेट लेवल पे उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट ब्लेंडेड बायो डीजल को यूज करने के लिए चलाया गया है। अदर जो इनिशिएटिव्स है इसी डायरेक्शन में, वो है राजस्थान वेस्टलैंड एंड पास्चर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है। मेनली जो बैरन लैंड है, वेस्टलैंड है, और जो गोचर भूमि है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और एरिया दो ही प्रकार से हमारे पास है, या तो वो वेस्टलैंड है डेजर्ट वाला मेनली इलाका, या साउथ ईस्टर्न वाला इलाका, या अरावली के इधर वाला जो इलाका है वो पास्चर लैंड्स में भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एरिया पड़ा है। तो उसके डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से फंडिंग हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़े वहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो, ग्रीन डेवलपमेंट भी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो, इस तरीके का जो इनपुट्स है वो इसमें आ सके। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर राजस्थान वेस्टलैंड एंड पास्चर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है। ये बोर्ड कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 22 दिसंबर 2016 को। क्या करेगा ये वेस्टलैंड और पास्चर को डेवलप करने के लिए पॉलिसी बनाएगा, नियम कायदे कानून बना के इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इस स्कीम के अंतर्गत ये जो है बोर्ड बनाया गया है। इसके बाद है संसद आदर्श ग्राम योजना।
ये एक प्रोसेस है किस लिए, कि होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके ग्राम पंचायत का, होलिस्टिक डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। और क्या किया जा सकता है कि सस्टेनेबिलिटी वहाँ पे बढ़ाई जा सके, सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, क्रेडिट फैसिलिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट, या फिर मैं बोलूँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब यहाँ पे इम्प्रूव की जा सकते। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो क्वालिटी है वो बढ़ाई जा सके अमंग द ऑल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। इसके लिए स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकल जो डेमोक्रेसी है जो पीआरआईज के माध्यम से चलाई जा रही है उसको भी स्ट्रेंथन किया जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जाए और उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। सोशल ऑडिट जैसी जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंट उसका किया जाए। और इस स्कीम में देयर इज अ प्रोविजन की टू गेट वर्क डन थ्रू दी वेरियस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को, बहुत सारी अलग अलग सेंट्रल और स्टेट की जो स्कीम्स है उनके वर्क्स इसको इसके साथ कंबाइन करके यहाँ पे ग्राम पंचायत में डेवलप किए जा रहे हैं। इसका जो पहला फेज था, फर्स्ट फेज में 196 ग्राम पंचायत जो है, आदर्श ग्राम पंचायत जो है वो डेवलप की गई थी। और जो इसका सेकंड फेज था उसमें 97 आदर्श ग्राम पंचायत सेलेक्ट की गई है, डेवलप की जा रही है। तो फर्स्ट फेज में 196 थी और सेकंड में 97 ग्राम पंचायत जो थी वो डेवलप की जा रही है। बेसिक डेटा है, सीधा सीधा याद करना है। फिर ठीक है, आदर्श ग्राम के बारे में हमने बात कर ली। अब है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। अब इसमें क्या है, ये एक यूनिक और यूनिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव या ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है वापिस होलिस्टिक अप्रोच या होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है, रूरल एरियाज के लिए। इसमें मल्टीपल एरियाज पे काम किया जाता है। कौन कौन से, जैसे एग्री, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, इन्वायरमेंट, लिवलीहुड, लैंड डेवलपमेंट, बेसिक फैसिलिटीज जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पानी, वाटर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें इनको टारगेट किया जाता है। और इन पे अगर किसी गांव में जैसे इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं है तो उसको सौभाग्य योजना से जोड़ के इलेक्ट्रिफिकेशन उसका पूरा करना। एजुकेशन का जो डेटा है वो कम है, एनरोलमेंट रेशियो कम है, तो हमारा जो राइट टू एजुकेशन है उसके साथ जोड़ के उसका एनरोलमेंट रेशियो और बढ़ाना और बच्चों को और एजुकेशन से जोड़ना। इस तरीके से जो पैरामीटर में वो कमी है उस पैरामीटर, अगर एग्रीकल्चर में फसलों का बहुत नुकसान है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ जोड़ के उसका इंप्रूवमेंट करना। इस तरीके की जो है चीज़ें इसमें की जा रही है। इसमें भी जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इसमें यूज़ किया जा रहा है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सोशल मोबिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटीज और चेन डेवलपमेंट थ्रू मास पार्टिसिपेशन, ये इसके बेसिक एलिमेंट्स है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज स्मार्ट विलेजेस। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये 2017-18 में कंसेप्ट डेवलप किया गया था कि जो हमारे गांव है उनको मॉडर्न फैसिलिटीज से इक्विप करना या फिर उनको मॉडर्न फैसिलिटीज से एकदम भरपूर कर देना, ताकि क्या है कि वो सिटी की तरह डेवलप हो जाए। अब ये कंसेप्ट हमें क्यों चाहिए, संक्षिप्त में मैं बता देता हूं, ताकि माइग्रेशन सबसे कम हो जाए। माइग्रेशन कम होने के बाद सस्टेनेबल विलेजेस है उनका जो एक कंसेप्ट है वो डेवलप हो, ताकि गांव में ही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी आ जाएं, गांव में ही ग्रीन फ्यूल भी आ जाए, गांव में ही सारी चीजें होने लगे, गांव में खरीदा जा सके, गांव में मैन्युफैक्चर हो सके, गांव में मार्केटिंग हो सके, गांव में सेलिंग हो सके। गांव की इकोनॉमी जो गांधी जी का कंसेप्ट था कि सेल्फ रिलायंट हो जाए, उसको आधार मान के चल रहे हैं। वो तभी हो सकती है जब सारी फैसिलिटीज, मॉडर्न फैसिलिटीज गांव तक पहुंच पाए। और जो माइग्रेशन है वो पहले तो रुके, माइग्रेशन रुकने के बाद जो लोग हैं गांव के गांव में ही काम करने लगे। द मेन एक्टिविटीज जो है स्मार्ट विलेज में जो की जा रही है वो जो है
एक तो ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स गांव में लाए जा रहे हैं, जैसे 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 वाईफाई लाना, ठीक है, स्मार्ट क्लासेस लगाना यहाँ पे, इसके साथ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स पूरे गांव में लगाना, इसके बाद 2 वे रोड्स, स्वराज मार्ग जिसको कहते हैं, स्वराज मार्ग या 2 वे रोड हर गांव में डेवलप करना, हेल्थ सेक्टर हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, वेटनरी हॉस्पिटल हो या फूड ग्रेन स्टोरेज हो, तमाम तरीके की फैसिलिटीज़ है उनको मॉडर्न बनाना, मतलब उनमें कंप्यूटराइजेशन करना, टेक्नोलॉजी इनपुट जोड़ना और इंटरनेट का इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। ये स्मार्ट विलेज की डेफिनेशन होने वाली है इस स्कीम के अंतर्गत। अगला है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। ये जो है 27 नवंबर 2019 को इसे लॉन्च किया गया। 27 नवंबर 2019 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इस स्कीम में क्या किया जा रहा है, एक विलेज एक गांव से सेलेक्ट किया जा रहा है, 1 विलेज फ्रॉम 1 डिस्ट्रिक्ट, वन विलेज फ्रॉम 1 डिस्ट्रिक्ट, इसको सेलेक्ट किया जा रहा है। किस लिए सेलेक्ट कर रहे हैं भाई, अच्छा सेलेक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स है उसमें फैमिलीज को कवर किया जा सके। किसके लिए, ताकि फैमिली वेलफेयर, ये तो लिख ही लीजिए, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को इनका कवरेज जो है, कवरेज इंक्रीज किया जाए। कैसे इंक्रीज, क्यों इंक्रीज करेंगे कवरेज, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, हमारा न्यूट्रिशन रिच पॉपुलेशन हमारी हो सके, मैटरनिटी फैसिलिटीज वो बढ़ सके, आईएमआर और एमएमआर हमारे घट सके, गांव की जो सोसाइटी है वो ड्रग फ्री हो जाए, अल्कोहल फ्री हो जाए और सेल्फ रिलायंट गांव जो है वो बने। महात्मा गांधी के नाम से आप समझ सकते हैं कि गांधी जी की जो गांव की संकल्पना थी, जिसमें गांव जो है वो सेल्फ रिलायंट होगा, उसमें इंडस्ट्री जो है वो मैसिव इंडस्ट्री का इन्होंने, गांधी जी ने विरोध किया था। हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री होगी जो गांव में ही प्रोड्यूस करेगी और गांव में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी, गांव में ही कंज्यूम करेगी। हमारे पास एनर्जी होगी जो एक तो नेचुरल होगी, ऑर्गेनिक होगी और गांव में भी प्रोड्यूस होगी, गांव में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी और गांव में ही कंज्यूम हो जाएगी। हमारे पास सर्विसेज होगी जो विलेज में ही प्रोड्यूस होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी और कंज्यूम हो जाएगी। इस तरीके से हर गांव जो है वो सेल्फ रिलायंट बनेगा। ये गांधी जी की गांव की संकल्पना थी, ग्राम स्वराज की संकल्पना। इस संकल्पना को हासिल करने के लिए स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम के अंतर्गत देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं, स्कीम के अंतर्गत मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव डे, मेरा गांव मेरा गौरव दिन अनाउंस किया गया है। कब, 14 नवंबर को। हर साल 14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव जो डे है वो मनाया जा रहा है, इस स्कीम के अंतर्गत मनाया जा रहा है। और इस स्कीम के अंतर्गत ही 22 जिलों में गांधी ज्ञान केंद्र पुस्तकालय एवं वाचनालय एक प्रकार की लाइब्रेरी होगी। गांधी ज्ञान केंद्र पुस्तकालय एवं वाचनालय 22 जिलों में खोल दिए गए हैं इस स्कीम के अंतर्गत। मेरा गांव मेरा गौरव डे बनाया जा रहा है 14 नवंबर को। ये फैसिलिटीज डेवलप की जा रही है, इस तारीख को ये शुरू हुई थी और गांधी जी की जो गांव की संकल्पना है उस पे स्कीम जो है बेस है। नेक्स्ट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन जो है रूरल प्लस अर्बन दोनों से मिलकर बनाया रर्बन। क्या है कि अगर रूरल एरियाज को सोशली इकोनॉमिकली और फिजिकली सस्टेनेबल बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है रूरल और अर्बन एरियाज दोनों को। अब इसमें क्या करेंगे, द नेशनल रूरल मिशन जो है वो चाह रहा है, रूरल मिशन NRLM ये चाह रहा है कि 300 क्लस्टर्स बने गांव के,
क्लस्टर्स ऑफ विलेज। क्लस्टर क्या होता है? एक समूह होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग, जैसे एक क्लस्टर जो है उसमें हो सकता है कि 20 से 30 गांव को जोड़ के एक क्लस्टर बनाया जाए, तो 300 क्लस्टर्स बनेंगे और क्लस्टर फेज में इनका डेवलपमेंट किया जाएगा। अगले अगले 3 साल में, ये 3 ईयर्स में ये क्लस्टर डेवलप करने की नेशनल रूरल लिवलीहुड प्रोग्राम में, आई एम सॉरी, मैं रूरल लिवलीहुड प्रोग्राम बोल रहा हूँ, ये रर्बन मिशन, ये सॉरी आई एम सॉरी, नेशनल रर्बन मिशन या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन का ये संकल्पना है कि क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट हो गाँव का। 300 क्लस्टर बनाने की बात है 3 साल में। क्लस्टर में मैंने बोला कि एक समूह होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा विलेज हो सकते हैं। पहला फेज जो है 2015-16 में 5 क्लस्टर जो है वो राजस्थान में सेलेक्ट किए गए थे। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट फेज 2015-16 में 5 क्लस्टर्स सेलेक्ट किए गए थे, सेलेक्टेड। कहाँ से? ये जो 5 क्लस्टर जिन जिलों से डिसाइड किए गए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर। ये 5 जिलों से 5 क्लस्टर जो है फर्स्ट फेज में इस रर्बन मिशन में सिलेक्ट किए गए थे 2015-16 में। अब जो सेकंड फेज है 2016-17 में इसका सेकंड फेज शुरू हुआ और इस सेकंड फेज में 6 क्लस्टर्स सेलेक्ट किए गए। कौन कौन से जिलों से? अलवर से, बीकानेर से, जालोर से, प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से और जयपुर से। ये इंफॉर्मेशन आप जरूर नोट करके रखें कि इसके पहले फेज में 2015-16 में जो हुआ वो 5 क्लस्टर्स 5 जिलों से लिए गए। दूसरे फेज में 2016-17 में दूसरे फेज में 6 क्लस्टर्स लिए गए 6 जिलों से। ये जिलों के नाम आपके सामने हैं। जो क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट है, इसको माध्यम बना के चाहे एनर्जी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एफिशिएंसी हो, चाहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, चाहे बेसिक फैसिलिटीज़ के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर हो, एजुकेशन हो, तमाम तरीके की फैसिलिटीज़ डेवलप करना का ध्येय है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन का, जिसमें 300 क्लस्टर्स 3 साल में बनाए जाएंगे पूरे देश में। और हमारे यहाँ पे जो क्लस्टर्स बनाए गए हैं उसमें जो सिलेक्टेड है फर्स्ट और सेकंड फेज में, उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब हम पंचायती राज की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा पंचायती राज को डिस्कस करेंगे, फिर इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज एक्ट 1953 में बनाया गया, फिर 1994 में इसको अमेंड किया गया और 1996 में हमारे जो 73 और 74th अमेंडमेंट आ गए थे उसके बाद में अमेंड करके 94 में नया एक्ट लाया गया और फिर 1996 में नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए। 33 जिला परिषद हमारे पास, 352 पंचायत समिति और 11,307 ग्राम पंचायत है। ये डेटा तो आपको मुख्य जुबानी एज इट इज, नींद में पूछ लिया जाए तो याद रहना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 15वीं फाइनेंशियल कमीशन 2021 से 2024 में एन के सिंह साहब की अध्यक्षता में इसको फॉर्म किया गया था। इसने रिकमेंड किया है कि द रेशियो ऑफ 5:20:75 अमंग जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के अंदर जो है पैसा जो है वो बांटा जाए। जितना भी बजट प्रोवाइड किया जाएगा उसका जो पैसा है इस रेशियो में पीआरआईज में बांटा जाए। पीआरआईज मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं कि 3 टायर स्ट्रक्चर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का फॉलो कर रहे हैं, जिसमें पहले स्तर पे है ग्राम पंचायत, फिर हमारे पास पंचायत समितिज है और फिर हमारे पास जिला परिषद है। ये हमारे पास गांव स्तर पे है, ये हमारे पास मैं कहूँ तो ब्लॉक स्तर पे है, ये ब्लॉक स्तर पर, ये विलेज स्तर पर और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ये 3 टायर सिस्टम हमारे पास है और इन 3 टायरों को इसको 5% पैसा मिले, इसको 20% और जो बेसिक सबसे रूट है इस पंचायती राज सिस्टम का ग्राम पंचायत लेवल, उसको 75% एड मिलनी चाहिए। बिकॉज यही जो है ये ट्रू डेमोक्रेसी की जो अवधारणा है उसको धरातल पर उतारने की फंक्शनल यूनिट ग्राम पंचायत ही है। आगे ये क्या कहते हैं? आगे ये कहते हैं कि 40% ऑफ द रिकमेंडेड ग्रांट जो है वो अनटाइड ग्रांट होगी और रिमेनिंग 60% जो होगी वो
बेसिक टाइड ग्रांट होगी। अब अनटाइड ग्रांट और टाइड ग्रांट जो रहती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो अनटाइड ग्रांट है वो किस ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन दी यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट सब्सक्राइब्ड अंडर दिस सेक्शन, कि अनटाइड में कुछ सेक्शन है उसी के अंदर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और टाइड में कुछ सेक्शन है उसी में कर सकते हैं। जो अनटाइड ग्रांट है उसमें जो हमें ग्रांट मिली है वो किस किस में यूज कर सकते हैं, वो लोकल नीड या लोकल बॉडीज की जो नीड है उसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट लगानी है, लाइटिंग सिस्टम करना है, पब्लिक बिल्डिंग बनानी है, पब्लिक टॉयलेट बनाना है, पब्लिक लाइब्रेरी टॉयलेट बनाना है, लाइब्रेरी बनानी है, इस तरीके का कुछ करना है। स्कूल्स बनाने हैं, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स बनाने हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टाइप की बिल्डिंग बनानी है सीड के लिए या फिर किसी और के स्टोरेज के लिए। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ रोड करना है, ठीक है। स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाना है या फिर क्रिमेशन साइट बनानी है। इस तरीके के जो काम करने हैं वो अनटाइड ग्रांट से आप करेंगे। तो जिला परिषद कह रही है कि 40% जो है वो जो ग्रांट है वो अनटाइड ग्रांट हो, 60% जो है वो टाइड ग्रांट। अब टाइड ग्रांट में क्या होगा कि सैनिटेशन के लिए, मेनली सैनिटेशन के लिए इसमें इसका जो पैसा है या ODF बनाने के लिए विलेज को इसमें यूज़ होगा। इसके बाद मेनली इसमें जो सर्विस वाली जो चीज़ें हैं, वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग प्लस वाटर रिसाइकलिंग के लिए, इस तरीके के जो एफर्ट अपनाए जाएंगे वो बेसिक टाइड ग्रांट में आपको यूज़ करने होंगे या फिर उसका ये बजट आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा गया था। इसमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें मेनली सर्विस वाली जो फैसिलिटीज़ है वो हम यूज़ कर रहे हैं। अनटाइड ग्रांट के बारे में हमने आपको बता दिया। अब ये तो हुआ 15 फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया जो NK साहब की अध्यक्षता में हुआ था। अब 6th फाइनेंशियल कमीशन जो है 2020-21 से 24-25 तक के लिए रिकमेंडेशंस के लिए बनाया गया है और ये माननीय लक्ष्मण सिंह जी के, आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है, हाँ, लक्ष्मण सिंह जी के अध्यक्षता में इसको, ये चेयरपर्सन है इसके, इनकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया है। इनका कहना है कि 6.7% ऑफ टोटल स्टेट्स नेट ऑन टैक्स रेवेन्यू जो है, नेट ऑन टैक्स रेवेन्यू जो है उसका 6.75% जो पैसा है वो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज को दे देना चाहिए। किस रेशियो में? 75 और 25, लगभग 75.10 और 24.9, लगभग 75-25 के रेशियो में दे देना चाहिए। और फिर जो है PRIs में ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए 5, 20 और 75, जो हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि जो नेशनल फाइनेंशियल कमीशन था उसने भी 5, 20 और 75 में ही बांटने को कहा था। अब इसको समझ के देखिए कि मान लीजिए नेट ऑन टैक्स रेवेन्यू 100 रुपये है, 100 रुपये हमने टैक्स रेवेन्यू के हिसाब से कमाए, तो 100 में से पहले तो 6.75 रुपये आपको मिलेगा, किसके लिए? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के लिए। अब 6.75 का ये जो 75% है, मान लीजिए X आएगा, और इसका जो 24.9% है, मान लीजिए ये Y आएगा, तो ये आपका रूरल एरियाज में यूज होगा और ये आपका अर्बन एरियाज में यूज होगा। और इसका भी अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि इसका 75% ग्राम पंचायत पे, इसका 20% पंचायत समिति पे और इसका 5% है जिला परिषद पे। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो थोड़ा सा एक आइडिया रखिए कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। 55% फॉर बेसिक एंड डेवलपमेंट फंक्शंस यूज होगा, 40% फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट प्रायोरिटी स्कीम्स के लिए यूज होगा, और 5% जो है वो इंसेंटिव्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस वर्क्स एंड प्रोग्राम्स के लिए। ये तीनों जो है ये कैटेगरी हमें बना के दे दी है कि आपकी किस तरीके से, जैसे सेंटर ने अनटाइड और टाइड के हिसाब से दी थी, तो इसे बाकायदा सेक्टर के हिसाब से बता दिया है कि आपके इस प्रकार से सेक्टर वाइज हिसाब से यूज होगा। सेकंड इज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण।
राजस्थान 31 मार्च 2018 को ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट जो है घोषित कर दिया जा चुका है। सेकंड फेज स्वच्छ भारत मिशन का अब चल रहा है 2020-21 से, और इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेंगे। सेकंड फेज जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ओडीएफ स्टेट जो हर विलेज है उसको ओडीएफ स्टेटस मिले, और लेवल ऑफ क्लीनलीनेस और सैनिटेशन है वो अच्छे स्तर का हो। किस माध्यम से होगा? सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने से। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के बाद क्लीननेस और सैनिटेशन का जो लेवल है वो बढ़ जाए। अब इसके अंतर्गत फेज सेकंड के अंदर 3 चीजें चलाई जा रही है। 3 चीजें इसमें चलाई जा रही है। पहली चीज क्या है? पहली चीज है इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स। इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, इसको बनाने के लिए सरकार 12,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। अंडर वो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसमें 1,20,000 रुपए देते हैं, उसके बाद 12,000 रुपए और दे देते हैं टॉयलेट बनाने के लिए। तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन को डेवलप करने का जो काम है वो इसमें किया जा रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स। कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। अब ये है कि ईच ग्राम पंचायत पे ये बन जाए, टारगेट तो हम ये लेके चल रहे हैं, और हर ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपए जो है ये इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड किए जाने हैं ताकि ये जो है बन के तैयार हो जाए। अगला है सॉलिड एंड लिक्विड मैनेज। थर्ड इज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। जितना भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट निकल रहा है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए और किस तरीके से डिस्पोज किया जाए, इसके अलग अलग विलेजेस द्वारा अलग अलग मॉडल निकल के सामने आ रहे हैं ताकि इफेक्टिवली इनका निस्तारण किया जा सके। तो ये हमारा हो चुका है, अब पंचायती राज अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। पंचायती राज जो अवार्ड है वो पंचायती राज डे के दिन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो 24 अप्रैल को बनाया जाता है। नेशनल पंचायती राज डे 2010-11 से लगातार ये दिए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले स्कीम हमने ली है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। उससे भी पहले एक जो इम्पोर्टेंट स्कीम है यहाँ पे मिस कर दी गई है वो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार DDUPSP, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। ये दिया जा रहा है पंचायत जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। इसमें देखिए इसमें क्या आता है, 1 जिला परिषद को दिया जाएगा ये, 2 पंचायत समिति को दिया जाएगा ये, और 5 ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। ये हर साल दिया जा रहा है, एवरी ईयर इसको जांचा परखा जाता है, और पूरे कंट्री में से 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समिति और पूरे स्टेट में से 5 ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करके ये दिया जा रहा है और इनको मोटिवेट किया जा रहा है। अब हमारे राजस्थान में 2021 के ये दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार है, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। 1 जिला परिषद को दिया गया है। ये जिला परिषद कौन सी है? ये जिला परिषद है जिला परिषद कोटा, इसको दिया गया है। 2 पंचायत समिति को दिया गया है। ये कौन सी है? पंचायत समिति कोटरा है जो उदयपुर की है, और पंचायत समिति चिड़ावा हमें पता है झुंझुनू में है। 2 पंचायत समिति होगी और 5 ग्राम पंचायत को दिया गया है। ये कौन सी है भाई? ग्राम पंचायत त्योंडा जो खेतरी में है, खेतरी झुंझुनू में है पहला। दूसरा ग्राम पंचायत 4 एनन चन्नना, अब इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है ये है पदमपुर गंगानगर में। तीसरी कौन सी है भाई साहब? थोर या थूर, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है इसका। ये कौन सा है? बड़गांव उदयपुर में। चौथी कौन सी है भाई साहब?
निदेर राकलान, निदेर राकलान कहाँ पे है? ये है सेपाऊ धौलपुर में। अच्छा, पांचवी कौन सी है? पांचवी है पंचायत का नाम है बार, कहाँ पे है? रायपुर तहसील, कहाँ पे? पाली में। ये 5 ग्राम पंचायत हो गई, 2 पंचायत समिति हो गई, 1 जिला परिषद हो गई, दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार इनको दिया गया है। इसके बाद है नानाजी। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। इसमें क्या किया जा रहा है? 1 ग्राम पंचायत इज सेलेक्टेड एंड अवार्डेड फॉर एक्सीलेंस। एक ग्राम पंचायत को लेते हैं और एक्सीलेंस के हिसाब से उसको, जो एक्सीलेंस काम कर रही है उसको इनाम दिया जाता है। एक्सीलेंस कैसे? एज पर दी पंचायती राज एक्ट एंड रूल्स के नॉर्म्स के हिसाब से। ये पंचायती राज एक्ट एंड रूल्स जो है उनके नॉर्म्स को कितना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उस हिसाब से ग्राम पंचायत को चुना जा रहा है, फिर दिया जा रहा है। इसमें बोजासर है पंचायत समिति झुंझुनू की। इसमें ग्राम पंचायत है बोजासर, जो है झुंझुनू में। बोजासर है झुंझुनू में और जिला परिषद झुंझुनू ये सेलेक्ट की गई है। मतलब इसकी पंचायत समिति भी झुंझुनू होगी और जिला परिषद भी झुंझुनू होगी और ग्राम पंचायत इसकी होगी बोजासर। बोजासर ग्राम पंचायत को चूज किया गया नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार देने के लिए। और 2021 में ये दिया गया है, 2021 में दिया गया है। और इस स्कीम के अंदर क्या किया जाता है? उसको 10 लाख रुपए उस पंचायत को दिए जाते हैं। ठीक है साहब, ये हो गया। इसके बाद है साहब चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। इसमें क्या होता है सर? इसमें ऐसी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट किया जाता है, ओनली 1 बेस्ट परफॉर्मिंग ग्राम पंचायत स्टेट की, जो चाइल्ड फ्रेंडली एक्टिविटीज को प्रमोट करती है, ओनली 1। इसमें भी एक था, इसमें भी एक है, जो जो चाइल्ड फ्रेंडली एक्टिविटीज को प्रमोट भी करती है और उनमें मेनली फोकस भी करती है, उसे सेलेक्ट करके अवार्ड दिया जाता है। ग्राम पंचायत मिंडा 2021 का बता रहा हूं मैं। ग्राम पंचायत है मिंडा, कहाँ की है? पंचायत समिति लगती है इसकी नवा और जिला परिषद लगती है इसकी नागौर। नागौर जिला परिषद की पंचायत समिति नवा की ग्राम पंचायत मिंडा को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2021 दिया गया है। और इस अवार्ड में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं ग्राम पंचायत को। और इसमें कितने थे? इसमें 10 लाख थे, हमें तक है। तो ये दोनों स्कीम हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट इज ग्राम पंचायत विकास योजना। ग्राम पंचायत विकास योजना अवार्ड, ये क्या है? ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अवार्ड है, 2019 से इसको दिया जा रहा है। अंडर दिस अवार्ड क्या हो रहा है? ओनली 1 ग्राम पंचायत, इसमें भी भाई एक ही है, एक ग्राम पंचायत को सेलेक्ट किया जा रहा है। किस लिए? कि उसके डिफरेंट क्राइटेरिया, जैसे पार्टिसिपेटरी प्लानिंग अप्रोच है कि नहीं है, ग्राम सभा को उसने बुला के ग्राम सभा को पार्टिसिपेटरी प्लानिंग अप्रोच, यहां पे लिख देता हूं मैं, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग अप्रोच इसकी है कि नहीं है। क्वालिटी ऑफ प्लान्स सस्टेनेबल है कि नहीं है। इसके बाद लो कॉस्ट एक्टिविटीज ये अपना रही है कि नहीं अपना रही है। प्लान एग्जीक्यूशन एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग सिस्टम, प्लान एग्जीक्यूशन एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑन रिसोर्सन का यूटिलाइजेशन, इस तरीके की जो बातें हैं ये इनको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके पैरामीटर्स को देके ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का इनाम दिया जाता है। इसमें क्या है? ग्राम पंचायत मुंडवा, इस स्कीम को बता रहा हूं मैं। ग्राम पंचायत मुंडवा पंचायत समिति भी मुंडवा है इसकी, और इसका जिला है नागौर।
मुंडवा जो है नागौर का, उसमें इसको अवार्ड दिया गया है 2021 का, और इसमें भी जो है 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो नागौर काफी अच्छा कर रहा है, इसमें भी नागौर है, इसमें भी नागौर है। अब देखो इसमें 10 लाख रुपए दे रहे हैं, बाकी दोनों में, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 1 ग्राम पंचायत, इसमें भी 1 ग्राम पंचायत, इसमें भी 1 ग्राम पंचायत जो है वो सेलेक्ट की जा रही है। अगला, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। अच्छा नहीं, ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में अभी हमने पढ़ा है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे। ये कब से बनाए जा रहे हैं? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 2015 से बनाए जा रहे हैं भाई साहब। किस लिए? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज राजस्थान गवर्नमेंट की, ये इस पे काम कर रही है। ये क्या कर रही है कि अपनी योजना अपनो विकास, अपनी योजना और अपनो नहीं, आपनो विकास, ये इसका मोटो दिया गया है, ताकि खुद ही ग्राम पंचायत खुद ही योजना बनाए खुद के विकास के लिए। किसी ग्राम में मान लीजिए प्ले स्कूल नहीं है, या प्ले ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए, तो वो उसका प्लान बनाएगी। दूसरे ग्राम पंचायत में प्ले ग्राउंड है, अच्छा प्ले ग्राउंड है, लेकिन वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पॉन्ड नहीं है, तो वो उस पर काम करेगी। तो अपना गांव, अपनी योजना, अपना विकास, इस तर्ज पे इसको डेवलप किया गया है। बेस्ड ऑन दी, ये कैसे इसको इजाद किया गया है? ये मॉडल गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की थी, उसके बेस पे ये प्लान्स जो है इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट इंडिया है, इसने सबकी योजना सबका विकास, इस तरीके का नारा दिया था, तो अपनों ने इसको कर दिया है अपनी योजना अपनो विकास। इसके बाद है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। अब ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है? पंचायत सशक्तिकरण अभियान था, उसका नाम अब कर दिया, पंचायत सशक्तिकरण अभियान था, उसका नाम कर दिया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। क्या करता है भाई साहब ये? सबसे पहले तो इसका जो फंडिंग पैटर्न है वो 60-40 है, ये सेंटर का और ये स्टेट का, ये मैं बता देता हूँ। करता क्या भाई साहब? फोकस है स्कीम का ऑन दी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फंक्शनरीज और स्टैंडिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ PRI एंड फॉर ट्रेनिंग एक्टिविटीज। 3 एलिमेंट है इसके ऑब्जेक्टिव के, इसको मैं साफ कर लेता हूं थोड़ा। 3 ऑब्जेक्टिव है भाई, कि जो इलेक्शन से जो आया है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो है और सशक्त करना, उसको अपने राइट्स के बारे में और जागरूक करना, उसको अपने जो प्लान्स और जो प्रोसीजर है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, प्लान बनाने का हो या पार्टिसिपेशन है, उसको और अवेकन करना और अवेयर करना, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। दूसरा एलिमेंट क्या है जी? दूसरा है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है PRIs की, जैसे ग्राम पंचायत भवन है, प्लेग्राउंड है, पक्का रोड है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटीज है, इस तरीके की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। और तीसरा एलिमेंट इसमें क्या है? ट्रेनिंग एक्टिविटीज। ट्रेनिंग किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, सर्विसेज के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के लिए। तो ट्रेनिंग हो गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो स्कीम है इसको चलाया जा रहा है। लास्ट इज प्रशासन गांव के संग। प्रशासन गांव के जो संग अभियान है, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 को, 2 अक्टूबर 2021 को, 2 अक्टूबर को ये शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। 3-4 मुख्य बातें इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। बात कर रहा हूँ मैं प्रशासन गांव के संघ की। 3-4 मुख्य बातें कौन सी है? पहली बात तो है 2 अक्टूबर 2021 को, इस साल वाला 2021 का प्रशासन गांव के संघ शुरू किया गया। क्या चीज़ करते हैं इसमें? ऑन स्पॉट ग्रीवेंस रिडर्सल की जाती है इसमें, या फिर ऑन स्पॉट सॉल्यूशन किया जाता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो इसको नोडल डिपार्टमेंट कह सकते हैं, नोडल डिपार्टमेंट है इसका। उसके आगे और मेन पॉइंट कौन सा है? मॉनिटर्ड और रिव्यू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा किया जा रहा है हर जिले में। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको चला रहा है, डिस्ट्रिक्ट
कलेक्टर जो है वो इसको मॉनिटर कर रहा है। एक दिन का जो कैंप है वो पंचायत, कहाँ चला गया, ये रहा, 1 डे कैंप लगाया जा रहा है ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे। कैंप में क्या करेंगे भाई साहब, कैंप में पट्टे बनाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बल्क में बनाएंगे। इसके साथ जो भी ऐसे केसेस है जिनका लॉन्ग पेंडेंसी है उनका निस्तारण करेंगे। उसके बाद क्या हम करेंगे, उसके बाद जो पार्टीज है उनके बीच में समझौता करवाएंगे ताकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो केसेस है उनकी पेंडेंसी घटे। ए प्री कैंप फॉर मेकिंग ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट एंड ए पोस्ट कैंप फॉर रिजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग इश्यूज और भी हम क्या है ऑर्गेनाइज करवाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, द प्रोग्रेस ऑफ पंचायती राज डिपार्टमेंट किस माध्यम से हम करेंगे, हम पट्टे बनवाएंगे, नेम ट्रांसफर हो गया, सब डिवीजन हो गया, इस तरीके की, या लैंड कन्वर्जन हो गया, इस तरीके की जो भूमिका है वो हम एनहेंस करेंगे। बर्थ डेथ का मैंने आपको बता दिया। और अदर जो स्कीम है जैसे टॉयलेट फॉर्मेशन है, सैनिटेशन की जो कंडीशन है, एनरोलमेंट है, उस तरीके की बात भी हम इनके साथ साथ ही कर लेंगे। इसके बाद ये रूरल रोड वाला है, इससे पहले ही मैं एक दो चीजें और डिस्कस कर दूं। इससे पहले एक राजीव गांधी जल संचय योजना है। ये जो स्कीम है वो वाटर को कंजर्व करने के लिए और ऑप्टिमल यूटिलाइज करने के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, इसको 20 अगस्त 2019 को इसको चलाया गया था। किस लिए, ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सके, वाटर कंजर्वेशन किया जा सके और जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, ये 3 इसके टेक्निकल टर्म्स हैं, ऐसी की ऐसी हमें याद आनी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और टेक्निकल यूज ऑफ वाटर किया जा सकते। करेंगे कैसे भाई, पब्लिक पार्टिसिपेशन लेंगे और पब्लिक से कुछ पैसा भी लेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, पॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लेंगे इन सब चीज़ के लिए। पहला जो फेज था उसमें 4000 विलेजेस जो हैं, ये विलेजेस 295 ब्लॉक ऑफ ऑल 33 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट किए गए थे। सेलेक्ट करने के बाद इसमें कार्य शुरू किया गया। द कंप्लीशन पीरियड ऑफ फर्स्ट फेज जो है वो 2 साल का रखा गया, 2 साल का रखा गया है। तो अभी तक इसकी फर्स्ट फेज तक की हमारे पास जानकारी है, तो यहीं पे हम रुकेंगे। इसके बाद अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ज़्यादा कुछ नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ये बीटी रोड, एमआर रोड, जीआर रोड, एफडब्ल्यू टोटल इतनी रोड है, ये सब का इसका डेटा है। बीटी ब्लैक टॉप मैंने आपको शुरू में बताया था, मेटल रोड, ग्रेवल रोड, फेयर वेदर रोड, सब वेदर में अच्छी तरीके से काम करती है। ये डेटा मैं जितना सोचता हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट पेपर के हिसाब से नहीं है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है तो रख लीजिए, बाकी नॉट ए बिग डील। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो 100% हम अचीव कर चुके हैं। इट हैज़ इलेक्ट्रिफाइड 43,201 विलेजेस अप टू दिसंबर 2021। ये जो डेटा है वो हम याद रख सकते हैं। नाउ अब इसमें एक एजेंसी बचती है, रूडा, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, इसको रूडा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है। राजस्थान में रहने वाले हर नागरिक को कम से कम ये तो पता होनी चाहिए। 1995 में ये बनी थी, नवंबर 1995 में बनी थी। ये सब सेक्टोरल, इंटीग्रेटेड और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को प्रमोट करती है। सब सेक्टोरल क्या है, इंटीग्रेटेड क्या है, क्लस्टर क्या है, धीरे धीरे हम इसको देख लेंगे। इसको सब सेक्टोरल के हिसाब से तो हो गया कि
जो नॉन फार्म सेक्टर है उसको एड्रेस करती है। क्लस्टर बेस हो गया कि छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के क्लस्टर बनेगा, उस क्लस्टर का एक साथ डेवलपमेंट होगा। इंटीग्रेटेड मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो लेयर्स है, फाइनेंशियल या क्रेडिट वाली लेयर है, उसके बाद स्कीम वाली लेयर है, सब्सिडी वाली लेयर है, उसके बाद क्लस्टर की जो लेयर है, वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड अप्रोच या फिर इसको किस तरीके से जो चेन को फॉलो करना है वो पूरा फॉलो अप स्कीम के द्वारा दिया जाता है या फिर समझाने की कोशिश तो एटलीस्ट की जाती है। फॉर प्रमोटिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर आर्टिजन्स फैमिलीज एज वाइबल एवेन्यू ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड। अब इसमें ये फार्म एक्टिविटीज की नहीं है, सबसे मेन तो ये एग्रीकल्चर हो गया या फिर लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हो गया, उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई लोन नहीं मिलेगा, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। आर्टिजन्स की फैमिली हो गई या आर्टिजन्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट वाले जो हो गए, उनको यहाँ पे जरूर पैसा मिलेगा। मेनली देखिए रूरल नॉन फार्म सेक्टर जो है उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम है मेनली चलाई गई है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें सस्टेनेबल लिवलीहुड जो अपॉर्चुनिटीज है उसको डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे? टू इम्प्लीमेंट वेरियस इंटरवेंशंस दैट इंक्लूड स्किल ऑगमेंटेशन, स्किल ऑगमेंट करे ऐसे इनिशिएटिव्स। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम इसमें इंक्लूड करेंगे। डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसमें यूज़ करेंगे। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ बस, आप इसको याद रखिए। डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्रेडिट फैसिलिटीज़ या मार्केट फैसिलिटीज़, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस एस्टेब्लिश करेंगे, ट्रेनिंग कैंप्स लगाएंगे और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये सारे इनपुट्स हम इसमें देंगे। अब ये क्या करेगा, अब रूडा ने बहुत सारे जो क्राफ्ट्स हैं लाइक पोखरन पोट्री होगा, ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया, ऐसे काफ़ी क्राफ्ट्स के लिए जीआई रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा जो क्राफ्ट्स हैं या फिर हमारे हैंडीक्राफ्ट हो गया या फिर कुछ क्ले क्राफ्ट हो गया, इस तरीके से जितने भी क्राफ्ट है उसमें औरों के भी जीआई टैग लेने की जो जिद्दोजहद में रूडा अभी लगी हुई है। रूडा मेनली 3 सब सेक्टर पे काम करती है, ये आप याद रखिए। ये लेदर, वूल एंड टेक्सटाइल और माइनर मिनरल, ये 3 इसके जब भी रूडा पे क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले आप यही बात करेंगे कि 3 सेक्टर है उस पे काम कर रही है ये, इसीलिए इसको सब सेक्टर बोलते हैं। और दिस स्टेट प्लान हेड इज द मेन सोर्स फॉर फंडिंग ऑफ कंडक्टिंग रूडा एक्टिविटीज। इसके बाद इसमें टारगेट रखा गया था कि एक 1500 आर्टिजन्स को लगभग 175 लाख का फाइनेंशियल प्रोविजन दिया जाए, जो अचीव करने के लिए हम लगे हुए हैं। तो ये रूडा के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। 3 सेक्टर इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये तीनों, जैसे लेदर, मान लीजिए लेदर की जूतियाँ बनानी है, पर्स बनाने हैं या लेदर का कोई प्रोडक्ट बनाना है, आर्टिजन्स, जिसमें आर्टिजन्स ये काम कर रहे हैं। वूल और टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, मिनरल सेक्टर का हो गया, क्ले पॉट बनाने हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें बनानी है वो रूडा के माध्यम से जो आर्टिजन्स है वो फाइनेंशियली हेल्प ले सकते हैं, पैसा भी मिलता है, सब्सिडी भी मिलती है और ट्रेनिंग भी मिलती है, मार्केटिंग भी मिलती है, स्किल भी मिलती है। तो इसीलिए रूडा को एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी माना गया है स्टेट का। आगे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे। आज हमने बात कर लिया पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज का एक ब्रीफ जो है हम समझ लेते हैं, कहाँ से हमने शुरू किया और हम कहाँ पे आए। सबसे पहले पंचायती राज में जो जो स्कीम्स थी उसके बारे में हमने बहुत ही ब्रीफ, बस सिर्फ नाम जाना, ज़्यादा कुछ नहीं जाना उसके बारे में। उसके बाद हम इसके एक एक सेक्टर से चले। सबसे पहले राजीविका के बारे में हमने पढ़ लिया कि राजीविका क्या काम कर रही है और किस तरीके से ये 2 प्रोग्राम चला रही है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन और नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट चला रही है। इसका एम क्या है, अक्टूबर 2010 में एज ए सोसाइटी बनी थी। ये सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली थी। फिर हमने मनरेगा के बारे में बात की थी। 100 दिन का जॉब लेना है, 15 दिन में मिल जाएगी, 5 किलोमीटर के अंदर मिलेगी, 5 किलोमीटर बाहर मिलेगी तो 10% और पैसा मिलेगा, 1/3 वीमेन होनी चाहिए। और इसके बाद सोशल ऑडिट ग्राम सभा करेगी, पोस्ट ऑफिस या बैंक से पैसा मिलेगा, ग्राम सभा इसकी प्राइमरी अथॉरिटी है और कैसा वो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। उसके बाद हम आए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। 1,20,000 रुपये मिलेंगे। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेस पे बेनिफिशियरी सेलेक्ट होंगे, 12,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे टॉयलेट बनाने के लिए और 60-40 इसका रेशियो है। इसके बाद हमने एमएलए लेड के बारे में बात की थी, एमपी लेड के बारे में बात की। एमएलए लेड में हमने देखा था कि 5 करोड़ रुपए
और एटलीस्ट 20% जो रुपए वो ST/SC के बेनिफिशियरी में लगा सकते हैं। और जो पब्लिक यूटिलिटी वाले लोकल वर्क हम यूज़ करें पे MP लेड में मैंने बताया था कि जो लोकसभा वाले हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और राज्यसभा वाले किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में दे सकते हैं। हालांकि नेचुरल क्लाइमिटी की कोई कंडीशन हो तो लोकसभा वाला भी वहाँ तक दे सकता है, प्रोवाइडेड कि 1 करोड़ से ज़्यादा वो ना बढ़े। इसके बाद में हमने बात की थी मेवात एरिया के बारे में। मेवात एरिया का मैंने बताया था आपको अलवर भरतपुर के 14 ब्लॉक्स में चलाया जा रहा है। बॉर्डर एरिया का मैंने आपको बताया था कि 5th ईयर प्लान में बना था और ये 4 जिले जो हैं बॉर्डर एरिया बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर के 16 ब्लॉक्स में चलाया जा रहा है। उसके बाद महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना जो फरवरी 2020 में इसका नाम चेंज करके इसको चलाया गया था। यूनिक योजना इसलिए है क्योंकि इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चलाया जा रहा है और शमशान बांध की और कब्रिस्तान की जो बाउंड्री वॉल्स है वो इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा बनाई जा रही है। डांग एरिया के बारे में मैंने बताया था कि जो 8 जिलों का रेवेन्यूस इलाका है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा, बूंदी वाला, उसको डांग एरिया कहते हैं। उसके डेवलपमेंट के लिए स्कीम चलाई गई थी। मगरा एरिया फिर मैंने आपको बताया था जो बीच वाला बहुत ही बिखरा जो एरिया है वो एरिया है जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद का एरिया आ रहा है और 2005-06 में इसको चलाया गया था। 14 ब्लॉक इन 5 जिलों के इसमें चलाए जा रहे हैं। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना के बारे में पढ़ा था। हर जिले में DM द्वारा इसमें सेंट्रलाइज्ड पैसा इन्वेस्ट किया जाता है अगर कोई इनोवेटिव स्कीम है तो। उसके बाद बायोफ्यूल एजेंसी के बारे में, बायोफ्यूल अथॉरिटी के बारे में बात किया हमने। 12 जिले जो है वो काफ़ी फेवरेबल है। करांज के प्लांटेशन के लिए 8 जिले ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के फेवरेबल है। 12 जिले और 8 के हमने नाम भी देखे थे। मेजर एक्टिविटीज़ इसमें क्या कर चुके हैं वो भी हमने डिटेल से डिस्कशन किया है। इसके बाद हमारे अचीवमेंट इसमें क्या क्या रहे हैं वो भी हमने इसमें देखा था। और हम एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें RTC, इसके अलावा स्टेट मोटर गैरेज और जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड जो है वो ब्लेंडेड बायोडीजल यूज़ कर रहा है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, बायोडीजल हाउस होल्ड्स में बायोगैस प्लांट्स हमने लगाए हैं और जो बायोडीजल रूल्स है 2019 में हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। अदर इनिशिएटिव्स में एक इनिशिएटिव हमने डिटेल में पढ़ा है, चाहे वो वेस्टलैंड वाला हो या फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना हो, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना हो, स्मार्ट विलेज हो या फिर महात्मा गांधी आदर्श योजना हो। इसके बाद अर्बन मिशन के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा कि 300 क्लस्टर 3 साल में बनाए जाएंगे और पहले फेज़ में 2015-16 में 5 क्लस्टर हमारे चूज़ किए गए थे इन 5 जिलों के और 6 क्लस्टर इन 6 जिलों के सेकंड फेज़ में चूज़ किए गए हैं। इसके बाद पंचायती राज में हमने पंचायती राज के बारे में देख लिया कि भाई 15वीं फाइनेंशियल कमीशन ने 5-20-75 का रेशियो, इस रेशियो में बांटने की बात की गई है। 40% जो है अनटाइड ग्रांट और 60% टाइड ग्रांट में। अनटाइड ग्रांट किस तरीके की ग्रांट होती है और टाइड ग्रांट जो रहती है वो किस तरीके की ग्रांट रहती है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। 6th फाइनेंशियल कमीशन जो लक्ष्मण सिंह जी के अंदर बनाया गया है उसने किस तरीके से बंटवारा किया है, बंटवारे की रिकमेंडेशन किया, वो हमने पढ़ ली थी। इसके बाद इन्होंने भी 55-40-5 के रेशियो में इनको बांटने का फैसला लिया है, वो भी हमने देख लिया था। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हमने देख लिया, सेकंड फेज़ के बारे में किस तरीके से चल रहा है। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत डे देख लिया था। इससे पहले एक योजना हमने देखी थी, दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। इसमें हमने देखा था कि 5 ग्राम पंचायत थी, 3 पंचायत समिति थी और 1 जिला परिषद थी। इन सब के मैंने आपको नाम बताए थे, इन सबको सम्मानित किया गया है। उसका नानाजी देशमुख, इसमें 10 लाख, इसमें 5 लाख, इसमें 5 लाख दिए जाते हैं। एक ग्राम पंचायत में सेलेक्ट की जाती है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान 2015 से चलाए जा रहे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे चलाए जा रहे हैं। इसमें आपनो गांव आपनो विकास के तर्ज पे प्लान्स बनाए जा रहे हैं। फिर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में, विलेज मास्टर प्लान के बारे में और प्रशासन गाँव के संघ के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये डेटा मैंने आपको बोला था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हमने कर चुके हैं। इसके बाद हमने रूडा के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ली। क्लस्टर 3 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब सेक्टोरल है, मतलब 3 सेक्टर्स काम करते हैं इसमें, लेदर का, वूल टेक्सटाइल का और माइनर मिनरल्स का। इंटीग्रेटेड है और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच इसमें की जा रही है। नॉन फार्मिंग सेक्टर की एक्टिविटीज़ अपनाते हैं और आर्टिजन फैमिलीज इसमें बेनिफिट हो रही है।
ये तीनों इसके सेक्टर्स थे। तो ये हुआ हमारा रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज का चैप्टर। अगले चैप्टर में इंडस्ट्री डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में वैसा कुछ भी नहीं रहा है जो एग्जाम में आ जाए और आपको नहीं आए। जो मैंने पढ़ाया है अच्छे से आप अगर नोट्स बना रहे हैं और उसको रिवाइज करेंगे टाइम पे तो कुछ भी नहीं रहेगा। आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे और चीज़ें करते रहेंगे। कुछ चीज़ें इसमें आती है जो मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताता हूँ, वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू में वो ब्रीफ में दी गई है। अगर मैं हर एक स्कीम को खोल खोल के बताने लगा तो एक चैप्टर में ही अपने बैठ जाएंगे। इसलिए जब स्कीम बताएंगे तो उन्हें डिटेल में कर देंगे, लेकिन अभी अपने उतना ही डिस्कस करेंगे जितना वेरी brief sticking to the economic review. So thank you all. Thank you to this platform of यथार्थ IAS। इसके साथ ही हम अगली बार एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।